नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हमीरपुर से आ रही है। रोड किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। बीती रात अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम 112 नंबर की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह की जनहानि की नहीं है खबर। कोतवाली राठ क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी का मामला, तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमीरपुर से। रोड किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। कोतवाली राठ क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी का मामला है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें देख सकते हैं हमीरपुर में जब खड़े ट्रक में आग लगी तो ये इस तरह का जो मंजर सामने था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल में पकड़ा गया चोर। मरीज का फोन कर रहा था चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चोर को किया गया पुलिस के हवाले। कन्नौज जिला अस्पताल का मामला, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक चोर जो है अस्पताल में मरीज का फोन चोरी करते पकड़ा गया है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई है। कन्नौज की खबर आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल में चोर पकड़ा गया है। मरीज का फोन चोरी कर रहा था, उसी दौरान सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई, जिसके बाद चोर को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया है। तो कन्नौज से खबर बता रहे हैं आपको, वही चोर है जिसको चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मरीज का फोन चोरी कर रहा था। सीसीटीवी देख सकते हैं, सीसीटीवी में भी तस्वीरें कैद हुई है, जहां मरीज का फोन चोरी करते पकड़ा गया, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। कन्नौज से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल में एक चोर मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये मरीज का फोन चोरी कर रहा था। सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें ये चोर देख सकते हैं किस तरह से मरीजों के कमरे में घूमता दिखाई दे रहा है, और उसके बाद इसने फोन चोरी किया है। और जब इसकी खबर लगी तो चोर को पकड़ा गया, जिसके बाद इस चोर को पुलिस के हवाले किया गया है। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। सिसैयनपुरवा गांव में 3 लोगों की मौत का मामला है। मृतक के परिजनों के साथ पुलिस ने की अभद्रता। न्याय मांगने थाने पहुंचे थे मृतकों के परिजन। सीओ ने की गाली गलौज। वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित लगा रहे हत्या का आरोप। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मृतक के परिजनों के साथ पुलिस ने अभद्रता की है, ये आरोप लगे हैं। वीडियो भी वायरल हुआ है। न्याय मांगने अब थाने पहुंचे हैं मृतक के परिजन। कन्नौज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस पर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों के परिजनों के साथ पुलिस ने अभद्रता की है। वीडियो वायरल हुआ है, ये तस्वीरें देख सकते हैं। और अब पीड़ित परिवार जो है थाने पहुंचा है न्याय की गुहार लगाने। और अब खबर कानपुर से है, जहां मंदना के रामा मेडिकल कॉलेज में वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई है। आग लगने से कैंपस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें, अस्पताल में मरीजों के बाहर निकाला गया है उन्हें, साथ ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो कानपुर की खबर आपको बता रहे हैं। रामा मेडिकल कॉलेज में आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। बताया जा रहा है कि आग लगी, उसके बाद मरीजों को हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं रामा मेडिकल कॉलेज की है, जहां पर आग लगी और किस तरह से जो है धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। हालांकि तत्परता दिखाते हुए मरीजों को बाहर निकाला गया।
तो वहीं कानपुर में बिल्हौर पुलिस से हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया गया। मामले में आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है और दूसरे आरोपी राहुल यादव की देर रात पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक राहुल ने पुलिस पर गिरफ्तारी के दौरान अवैध तमंचे से फायर किया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में राहुल के बाएं पैर में गोली लगी। हेड कांस्टेबल ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास करने की शिकायत दर्ज की है। शिकायत के आधार पर एसीपी बिल्हौर आईपी सिंह ने आनन फानन में एक्शन लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुर्तजा जो यूपी 112 में तैनात हैं और अपनी ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने निजी कार्य से बिल्हौर जा रहे थे। उनके और उनके दो साथियों पर दो व्यक्तियों द्वारा रास्ते में जानलेवा हमला और लूट की घटना को कारित किया गया था। इस संबंध में थाना बिल्हौर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भर्ती मामले की होगी सीबीआई जांच। विधानसभा और परिषद सचिवालय में भर्ती का मामला 2022-23 के बीच हुई थी। भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप। लखनऊ हाईकोर्ट ने मामले को लेकर दिया आदेश। अलग अलग पदों पर हुई भर्तियों की होगी सीबीआई जांच। 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश। तो बड़ी खबर लखनऊ से, भर्ती मामले की सीबीआई जांच होगी। 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। 2022-23 के बीच हुई भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप है। अलग अलग पदों पर भर्तियों का मामला है। तो अलग अलग पदों पर भर्ती की सीबीआई जांच होगी, ये आदेश दिए गए हैं। अब लखनऊ से बड़ी खबर, भर्ती मामले की होगी सीबीआई जांच। 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश। 2022-23 के बीच भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप। लखनऊ हाईकोर्ट ने मामले को लेकर यह आदेश दिया है। विधानसभा और परिषद सचिवालय में भर्ती से यह मामला जुड़ा हुआ है। तो अमरोहा के गजरौला कोतवाली में तैनात एक हल्का दरोगा को छेड़छाड़ के आरोप में घर नाश्ता करना भारी पड़ गया। दरोगा समेत पुलिस कर्मियों के नाश्ता कराने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, लोग पुलिस की छवि पर भी सवाल उठाने लगे। लेकिन जब मामला एसपी के संज्ञान में पहुंचा तो एसपी ने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, मामले की जांच सर्कल सीओ को सौंपी गई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण, शिलान्यास और 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास किया है। रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों, 1209 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हो रहा है। तो 150 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही 2,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायकों को यूनिफॉर्म के रूप में 1,000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से ये राशि अभी अंतरित की गई है। कुपोषित श्रेणी से सुपोषित श्रेणी में परिवर्तित बच्चों के अभिभावकों का सम्मान का कार्यक्रम यहां पर भी और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और साथ ही यहां पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है उसकी ये 6ठी वर्षगांठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के देश के भावी भविष्य के सुपोषण के लिए चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं।
हम सब जानते हैं कि पोषण अभियान एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत की नींव रखता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कुपोषण का परिणाम, दुष्परिणाम क्या होता है? मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी और मौत भी 1 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी। प्रतिवर्ष 1200-1500 मौत के आंकड़े पूरे प्रदेश भर से निकलते थे। जब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय से, उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया था 2017 में, और नोडल विभाग बनाने के साथ इसमें महिला और बाल विकास विभाग को, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को, नगर विकास और ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को, इन सभी को इसके साथ जोड़ा। तो आप आश्चर्य करते होंगे कि 1977 से लेकर 2017 तक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 बच्चे जिस इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आकर के काल कलवित हुए थे, 18 से इसमें निरंतर कमी आई और आज की स्थिति है कि इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से, यानी अंतर विभागीय समन्वय, कन्वर्जन के माध्यम से हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हुए हैं। ये हमारी केवल एक बीमारी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, इसके साथ ढेर सारी चीजें अन्य जुड़ी हुई थी। एक कुपोषण का कारण यह पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलना या समय पे आहार न मिलना भी हो सकता, या तो है ही, लेकिन प्रदूषित जल भी है, प्रदूषित वातावरण भी है। इसके अलावा वहां की अन्य परिस्थितियां भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब सभी विभागों ने मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आज परिणाम भी हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, एक बीमारी के खिलाफ तो लड़ाई थी ही, साथ ही साथ भारत के बचपन को बचाने के साथ साथ राष्ट्र के भविष्य को संवारने का भी एक अभिनव प्रयास था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सफलता प्राप्त हुई और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो भी चलना है, यह एक कन्वर्जन के माध्यम से विभिन्न विभागों को आपस में मिलकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण या बाल विकास केंद्रों के निर्माण का कार्यक्रम विभाग तो कर ही रहा है, लेकिन अन्य विभागों की प्राथमिकता में भी होना चाहिए। अन्य विभागों की प्राथमिकता, जैसे आज के दिन पे बजट की कमी नहीं, हर ग्राम पंचायत के पास निधि है, हर क्षेत्र पंचायत के पास निधि है, हर जिला पंचायत के पास भी निधि है, हर नगर निकाय के पास भी पैसा है, विधायक निधि में भी पैसा है, सांसद निधि में भी पैसा है, उद्योगों में CSR की निधि है। इन सभी को अगर हम जोड़ करके मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें, तो हर आंगनबाड़ी का अपना एक केंद्र हो सकता है, अपना स्वयं का भवन हो सकता है, हर बाल विकास विभाग का अपना एक भवन हो सकता है।
अच्छा भवन बनाया जा सकता है। मुझे याद है, मुझे कानपुर देहात के एक आंगनवाड़ी केंद्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनें उन बच्चों को, खासतौर पर जो बच्चे वहां आंगनवाड़ी में आए थे, मैं देख रहा था उनको कैसे प्रशिक्षित कराया जा रहा था। उनको बहुत अच्छे ढंग से उनको वहां प्रशिक्षित करा रही थी। और उनके साथ में एक रोचक संवाद था। जब बच्चा अपने घर से निकलने में डरता है, उन स्थितियों में 15 से 20 बच्चे एक आंगनवाड़ी केंद्र में रह करके वहां पे उनके मार्गदर्शन में जीवन की प्रारंभिक पाठशाला का पाठ भी सीख रहा है, और साथ साथ अगर कहीं कोई कुपोषण का अंश है तो उससे भी मुक्ति का एक अभियान को, उस लड़ाई को भी लड़ रहा है। और यही समय होता है जब इस लड़ाई को लड़ करके हम न केवल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को, बल्कि किसी भी प्रकार की इस बीमारी से जो किसी भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण वह तमाम प्रकार की बीमारियों की चपेट में आता है, उससे बचाने का एक बेहतर प्रयास हो सकता है। और इसीलिए आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, उनका जो संबोधन था, वो संबोधन था कि ये वही काम करती हैं जो कभी यशोदा मां ने किया था। आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, मां देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वासुदेव जी ने कंस की क्रूरता से उन्हें बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित अपने मित्र नंद बाबा के घर में मां यशोदा के साथ के पास ले जाकर के वहां सुरक्षित रख दिया। अब वहां सुरक्षित रखने के बाद यशोदा मैया ने उस भगवान कृष्ण का लालन पालन किस तन्मयता के साथ किया कि बचपन में ही भगवान ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। क्या उम्र रही होगी जब उन्होंने कंस का मर्दन किया था। उस समय क्रूर आताइयों का मर्दन किस रूप में होना चाहिए। एक प्रकार की सब बीमारियां हैं, इस समाज की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। अगर बच्चा सुपोषित है, हृष्ट-पुष्ट है, तो किसी भी बीमारी से ऐसे ही लड़ सकता है जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से किया था। और उस रोल को अदा करने के लिए एक बड़ा दायित्व आपके ऊपर ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार ने सौंपा है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय जो हमारे सुपोषण भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। इस अभियान के साथ सुपोषित भारत एक साक्षर भारत भी हो, और साक्षर भारत है तो सशक्त और समर्थ भारत अपने आप बन जाएगा। यानी न्यू कहां से प्रारंभ होती है? सुपोषित भारत से है। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त और समर्थ भारत। आप उस भारत की नींव को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, और उस मजबूत बनाने के कार्यक्रम के अभियान के तहत हमें इन सभी कार्यक्रमों को लेना है। 2023 के इस पोषण माह के अंतर्गत जो विभिन्न विषयों को चयन किया गया है, उसमें प्रभावी स्तनपान और संपूरक आहार, स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा हर आंगनबाड़ी केंद्र में, फिर हर विकास खंड स्तर पर, फिर हर जनपद स्तर पर, और फिर प्रदेश में भी एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा का सम्मान दिया जाना चाहिए, इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए जो बच्चे सुपोषित हैं उन बच्चों के लिए, और इसमें से एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। पोषण भी, पढ़ाई भी। मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार
देश की आजादी के अमृत काल का ये प्रथम वर्ष है। भारत अनेक उपलब्धियों को लेकर के चल रहा है। 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। 2047 के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हो? तब एक विकसित भारत होना चाहिए, एक खुशहाल भारत की नींव छुपी हुई है एक विकसित भारत में। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए एक नया अभियान प्रारंभ हुआ है, मेरी माटी मेरा देश। यह भी हर आंगनवाड़ी केंद्र में प्रारंभ होना है। जनजातीय केंद्रित पोषण अभिमुखीकरण हम देखें उन क्षेत्रों में जाकर के। मुझे याद है 2016 और जनवरी 17 में मुझे उन क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, बनटांगिया क्षेत्रों में मुसहर लोगों के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जो भूखमरी के शिकार हो रहे थे, भूख से मौतें हो रही थी। दुनिया एक और अंतरिक्ष की यात्रा पे जा रही है, और तब भी 2015-16 में उत्तर प्रदेश में भूख से मौतें हो रही थी। मुझे 16 के नवंबर दिसंबर में और जनवरी माह के प्रारंभिक सप्ताह में उन क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला था, और मैंने देखा था किस प्रकार की स्थितियां थी। हमें उन्हें टारगेट करना पड़ेगा, उन लोगों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना पड़ेगा। जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, बनटांगिया, अति दलित, अति पिछड़ी जातियों के बीच में, कमजोर तबके के बीच में शासन की योजनाओं को बिना किसी हिचक के, बिना किसी भेदभाव के उन लोगों तक पहुंचाना होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुपोषित है, कोई भी बच्चा अगर कुपोषित है, कोई भी धात्री माता कुपोषित है, कोई भी गर्भवती महिला कुपोषित है, तो कुपोषण व्यक्ति का नहीं है, ये समाज का है, ये राष्ट्र का है। और इसलिए इसके खिलाफ हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं, ये समाज और देश की लड़ाई बननी चाहिए। इसे एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें एक अन्य जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वह एनीमिया स्तर में सुधार हेतु परीक्षण, उपचार और संवाद। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 7 अलग अलग विषयों को लेकर के यह पोषण माह का कार्यक्रम आगे बढ़ना है। और इस सप्ताह इन कार्यक्रमों को, जो 4 महत्वपूर्ण गतिविधियों को इस अवसर पर प्रदेश के अंदर तय किया गया है। एक, वोकल फॉर लोकल, यानी जो संपूर्ण पोषण के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो खाद्य समूह है, वह प्रयास होना चाहिए कि उसी स्तर पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे। जैसे मकई उत्तर प्रदेश में होता है, रागी उत्तर प्रदेश में होता है, बाजरा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ क्षेत्रों में होता है, स्थानीय सब्जियां हैं। इन सबको हम प्राथमिकता के आधार पर लेकर के उन लोगों को करें। आपको याद होगा जब वृक्षारोपण महाअभियान, वन महोत्सव का कार्यक्रम होता है, तो वन महोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम लिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाले हर परिवार के घर में हम सहजन का एक पेड़ भी लगाएंगे। और सहजन, आपने देखा होगा, सहजन वर्ष में 2 बार फली देता है, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। उसकी सब्जी भी और उसका सूप भी किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। लेकिन अगर कुपोषित बच्चे को, कुंवारी बालिका को, धात्री महिलाओं को उसका सूप दिया जाए, बहुत परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा। यानी स्थानीय स्तर पर ही हम उसे लगा करके
या आंगनबाड़ी में ही किचन गार्डन के माध्यम से भी हम सब्जियों को उगा करके अधिक से अधिक सब्जियों को पैदावार करने के लिए वहां करें और उसी का उपयोग वहां पर बच्चों के लिए करें। यह एक अभियान हो सकता है। सही पोषण देश रोशन, यानी इससे जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन लोगों के साथ बैठक करना। इसके लिए जो लोग सहयोगी बन सकते हैं, मैंने जैसे कहा कि सीएसआर से तमाम लोग इसमें सहयोगी बन सकते हैं, विभाग इसमें, सभी विभाग इसमें योगदान कर सकते हैं और हमें उनका सहयोग इसमें लेना चाहिए। बाल पोषण के लिए जो सीएसआर से सहयोग करने वाली संस्थाएं हैं, उनके साथ संवाद बनाना। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।